प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, और ईरान अमेरिका जंग ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिला कर रख दिया और इससे मुतासिर पूरी दुनिया हुई है। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी तरह से, जो पहले ही एक मुश्किल का शिकार थी, मज़ीद मुश्किलात से दो चार है। बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ना दे, IMF का ये मुतालबा है। बजट आने वाला है और ज़रा बजट में आपको रिलीफ देना होता है, बजट बनाना होता है आवाम के लिए। और हम सुनते आ रहे हैं कि जी ये बजट जो होगा वो आवाम दोस्त बजट होगा। हर साल ही ये बात होती है, लेकिन ये वाला बजट आने से पहले ही लग रहा है कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं होगा। वो कैसे मेंटेन होगा और उसमें आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? महंगाई सिर्फ एक माशी नहीं बल्कि अब ये एक समाजी चैलेंज बनता जा रहा है। इस चैलेंज से कैसे निपटना है, और ये फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए भी एक थ्रेट बन रहा है। ये ऐसा अमल है जिसके लिए हुकूमत को फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे इक़दामात करने होंगे, वरना अगर फूड सिक्योरिटी थ्रेट अगर हो गई तो वो उसको रोकना और उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। शफाफ हुक्मरानी और अवामी रिलीफ के अमली इक़दामात कैसे मुमकिन हो सकते हैं, ये वो इशूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब ने, हमारे माशियात हैं। अमूमन वो हमारे जब इकॉनमी की बात करते हैं उसका हिस्सा होते हैं। और वही खुशामदी कहते हैं आपको शो में। किस तरह देखते हैं? एक बड़ा चैलेंज है ज़रा ईरान और अमेरिका की इस जंग ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिला के रख दिया। पाकिस्तान भी उससे बुरी तरह से मुतासिर हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से अशे खुर्दनोश में भी इजाफा हो रहा है। डेली लाइफ पहले ही मुश्किल थी आम आदमी की पाकिस्तान में, अब टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ कीमतों में इजाफा भी हो रहा है। क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए हुकूमत को? कैसे इसको इससे नबर आज़मा हो सकते हैं हम? जी बहुत शुक्रिया जफीर भाई। बात यह है कि किसी भी काम को करने के लिए एक विलिंगनेस चाहिए होती है, ठीक है ना। आप देखें, हमने पाकिस्तान ने 2022-24 से लेके जो भी था, हमने इन्फ्लेशन 30% तक देखा हुआ है, ठीक है ना जी। और 22% हमारा पॉलिसी रेट भी था। आपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ रोक दी कि जी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे आप, लेकिन इन्फ्लेशन जो भी था उसके बाद ये इंटरेस्ट पॉलिसी रेट को नीचे भी लाए, और उस वजह से क्या हुआ, जो गैप आया। देखिए, जब आपकी बिजनेस एक्टिविटीज कम हो जाती हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क के लिए, देखिए, आपको अपने मुल्क के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है ना, उस तरह करना पड़ता है आपको। आपने सब ग्रोथ रोक दी, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, रोजगार पैदा नहीं हुआ, लोगों ने एक्टिविटीज नहीं करी, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि मजीद जो है ना, जो मिडिल क्लास इस वक्त है पाकिस्तान की जी, वो सबसे ज्यादा मुतासर हुई है परचेजिंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो इन्फ्लेशन देखिए, अभी भी हमारा जो इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 11-12% के करीब है। इसमें फारूक भाई मैं ज़िमरन ऐड करना चाहिए, अभी तो इसका इम्पैक्ट आना है। इम्पैक्ट तो अभी आया ही नहीं उस तरीके से। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो इसका इम्पैक्ट आना है, वो इम्पैक्ट तो अभी आया ही नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए, ये कहते क्या जी कि महंगाई जो है वो कम हो गई है। वो कम यूं होती है कि पहले अगर वो 15% बढ़ रही थी तो वो बढ़ तो रही है, वो अब 10% बढ़ रही है। महंगाई कम तब हो कि मेरा अगर टमाटर जो है अगर 5 रुपए किलो था तो वो 3.5 रुपए हो जाए या 3 रुपए हो जाए, तो महंगाई कम हुई है। लेकिन अब 5 रुपए किलो से वो 5.5 हो रहा है, फिर 5.25 हो रहा है, फिर वो 6 हो रहा है। महंगाई तो चली रही है ना। ठीक, और इनकम भी नहीं बढ़ रही। जिसकी सैलरी अगर 50,000 की थी तो वो 50,000 ही है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टमाटर 5 रुपए से 5.5 पे चला गया है तो जो सैलरी है एक आदमी की तो वो 50,000 पे है, तो वो 50 ही है, वो तो नहीं बढ़ रही। देखिए, मैं अर्ज करूंगा, इस वक्त पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास है ना, आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान की जो इस वक्त जो साइकोलॉजिकली मार रहे हैं, एनर्जी कॉस्ट इज टू हाई। आपने सैलरी जिस तरह बढ़ाई नहीं है, आपकी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं एबनॉर्मल तरीके से बढ़ाई हैं। देखिए, मैं अभी ढाका में हूं, बांग्लादेश में, ठीक है। यहां पर 120% है पेट्रोल इस वक्त। पाकिस्तानी तकरीबन ये बन जाता है 243 रुपीज पर लीटर, ठीक है, ठीक है। और आप देखें कि आप यहां पर पाकिस्तान में 400 के करीब इस वक्त है जी। इन्होंने इस पूरे अरसे में सिर्फ 10% बढ़ाया, 110 से 120% किया इन्होंने,
ठीक तो है। अब इस इन्फ्लेशन फारूक भाई मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या चीजें ऑर्गेनाइज हैं। बांग्लादेश से भी कोई तेल निकलता है क्या? जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश से भी कोई तेल निकलता है कि उन्होंने तो सिर्फ 10% नहीं, तेल निकलता नहीं है हमारे यहाँ। देखिए, तेल तो हमारे यहाँ निकाला जाता है लोगों का एक्चुअली। देखिए, अब यहाँ बांग्लादेश में तेल नहीं निकलता, लेकिन ये इनकी जो बेसिकली जो एनर्जी है ना, दैट इज मोर बेस्ड ऑन एलएनजी। हमारी ऑयल बेस्ड है, ठीक है ना। अब ऑयल बेस्ड की वजह से हमने कुछ लोगों को प्रोटेक्शन दी हुई कि ऑयल के ही सब कुछ काम करना है, जितने आईपीपीज हैं, जो कुछ भी है। इनकी जो गाड़ियां हैं वो एलएनजी पे, सीएनजी पे, पेट्रोल पे, एलएनजी बहुत इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है। उससे बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ कॉस्ट देखिए, जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, वो आईएमएफ को खुश करने के लिए सारा काम किया और अवाम पे सारा बोझ डाल दिया। अब जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, आपको पता है कमोडिटीज की प्राइस एकदम बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है कमोडिटीज की, उस पर प्राइस बढ़ जाती है। अब देखिए ना, कमोडिटीज वो प्रोडक्शन जो पिछले रेट पे हुई है, और वो प्रोडक्ट जो अभी कराची की अगर हम बात करें तो उनके स्टोर्स पे पड़ी हुई है, गोदाम्स में पड़ी हुई है, उसके ऊपर उन्होंने महंगाई कर दी। हालांकि वो तो प्रोडक्शन आपकी थी नहीं, वो तो पिछली कॉस्ट के साथ आप लेके आए। देखिए, बात क्या है कि पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा है ना, वो ये है कि स्पेकुलेशन और होर्डिंग के ऊपर कोई लॉ नहीं है जी। हमारे यहाँ लोग जो है जब जखीरा अंदोजी करते हैं, उस पर कोई सजा नहीं है, कोई कानून नहीं है, और अवाम ये जखीरा अंदोजी सब चीजों की करके जितने भी वो महंगा करके बेचते हैं। फिर इसमें हुकूमत की मिली भगत होती है। फारूक भाई, आप तो जानते हैं पेट्रोल महंगा होता है, पहले से बता दिया जाता है, वो होल्ड कर लेते हैं, पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाते हैं ताकि आप महंगा करके 2-4-6 घंटे के बाद बेचें। देखिए, इन्होंने खुश करने के लिए, पेट्रोलियम के लोगों को खुश करने के लिए ये पहले से बता देते हैं। आप सोचें, जब पेट्रोल 340 रुपए था, एकदम 400 करेंगे तो 60 रुपए लीटर कितना मुनाफा होगा उन लोगों को जी। अब जो लेवी जो लगाई इन्होंने हम पे, कितना 140 रुपए की तो लेवी लगा रखी इन्होंने तकरीबन। ये बिल्कुल ठीक है। तो फारूक भाई, अभी आपने जिक्र भी किया, आप जरा खुद बांग्लादेश में मौजूद हैं इस वक्त। बांग्लादेश भी आईएमएफ प्रोग्राम का हिस्सा रहा, कैसे छुटकारा पाया आईएमएफ से उन्होंने? और हम अभी तक उधर फंसे हुए हैं, हालांकि हम भी बीच में निकल गए थे, दोबारा से फिर हमें आईएमएफ जाना पड़ा। देखें, हमें देखो, इनके पास भी रेमिटेंस आते हैं एक्सपेट्रियाट्स के, तकरीबन $32 बिलियन के। ये 220 करोड़ की आबादी का मुल्क है, ठीक है। इनकी जो इकोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट है, उसकी ग्रोथ उसके ऊपर है। अब $50 बिलियन की इनकी एक्सपोर्ट है गारमेंट्स की, टेक्सटाइल्स की, ठीक है। जी भी है, इनकी इंडस्ट्री आरएमजी के ऊपर चलती है बहुत ज्यादा, और उससे इनके रेमिटेंस आते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन इंपोर्ट्स एक्चुअली। हमारा डॉलर देखें कहां से कहां चला गया, आप देखें, ठीक है। इनका डॉलर 93 से अभी जाके 120 122 पे आ जाके अभी 4 सालों में 5 सालों में। हमारे ऊपर जब बोझ पड़ता है इंपोर्ट्स का, हमारी इकोनॉमी इज मोर बेस्ड ऑन इंपोर्ट्स एक्चुअली। इनकी इकोनॉमी इज बेसिकली इकोनॉमी जो है इनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें यहां पर नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन जब पिछली हुकूमत थी 17 साल एक स्टेबिलिटी रही वहां पर, फिर उनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें कंसिस्टेंसी रहती है, वो पॉलिसी वही रहती है। हमारे यहाँ पॉलिसियां हर 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीने बाद चेंज होती रहती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इन्वेस्टर का जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो पाता हमारे यहाँ। फारूक भाई, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए प्रोग्राम में, हमारे पास वक्त भी कम है, अब ये बताएं कि डॉलर की हम बार आपने भी जिक्र किया, बांग्लादेश में भी क्या उस पर कोई कैपिंग हुई हुई है, कैप लगाया हुआ है कि बस ठीक है यहाँ स्टिक रहेगा, या नॉर्मलाइज है? नहीं, कोई कैप नहीं लगाया हुआ। देखिए, क्योंकि यहाँ पर डॉलर्स का इनफ्लो ज्यादा है, फॉरेन रिजर्व हमसे ज्यादा है इनके पास है, वहां पर कोई कैप नहीं लगा हुआ, और वो मार्केट में फ्लोट किया हुआ इन्होंने, वो ऑटोमेटिक जाता है वो, ऐसा कोई कैप नहीं लगाया हुआ। जैसे हमारे यहाँ तो सिस्टम है ना, कैप किया हुआ हमने इस वक्त। आज अगर 280 को छोड़े आप, ये जाएगा 350-400 हिट करेगा जाके ये। तो ये मसनूई तरीके से कब तक हम अपनी इकोनॉमी को ऑक्सीजन देते रहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ ये आर्टिफिशियल जितने भी जो होते हैं ना, जो तनफ्फुस सांस देने के लिए, ये पॉलिसियां पहले भी रही हैं और अभी वही चल रहा है कि जी आप इसको कैप लगा दो, क्यों, देखो जी कितनी स्टेबिलिटी है। ये सारे आर्टिफिशियल चीजें, आपका स्टॉक एक्सचेंज भी देखिए आर्टिफिशियल ही बढ़ता है, आप कितना भी कुछ कर लें उसके ऊपर, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज को अच्छा करने का मतलब ये थोड़ी कि आपकी इकोनॉमी अच्छी हो गई है, आपके महंगाई कम हो गई। कहाँ है, मुझे बताइए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ है आपके पास, एक्सपोर्ट बढ़ी आपकी क्या? देखिए, वो तो जो इंडिकेटर्स हैं वो तो उधर ही खड़े हैं ना। हमें तो
तो वहीं के वहीं खड़े ना, हमारी एक्सपोर्ट मजीद घट रही है, जी। बजाय बढ़ने के मुझे फॉरेन एक्सचेंज कमाना है, लेकिन मैं इंपोर्ट बढ़ाए जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट कम होती जा रही है। हमारी तवज्जो नहीं है इंडस्ट्री लगाने के ऊपर, उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसको। तो इसमें फारूक भाई, प्रोग्राम का वक्त भी कम है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वहाँ आपने क्या ऑब्जर्व किया, खासतौर पे जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं? यहाँ तो हम सुनते आ रहे थे कि यहाँ से इंडस्ट्री हमारी फैसलाबाद की सारी बांग्लादेश चली गई, कराची का ताजर बांग्लादेश चला गया, आप खुद वहाँ पे मौजूद हैं, तो ऐसी क्या सहूलियात वहाँ पे मिल रही हैं जो यहाँ से लोग उठ के वहाँ जा रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इस वक्त इंटरेस्ट रेट है 7.5%, हमारे यहाँ कितना अभी 11.5% है। यहाँ पर बिजली का रेट हमसे कम है, 8.5 से 5 सेंट से पर किलोवाट जो है, हमारे यहाँ देखिए इस वक्त 12-14 सेंट इस वक्त है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट की कंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं इंडस्ट्री के लिए, एक अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बार बार डेविएशन नहीं करते। हमारे यहाँ तो हर वक्त चेंज होता रहता है, हर चीज की स्टेबिलिटी है। पेट्रोल के रेट में देखिए कितनी स्टेबिलिटी से काम चल रहा है इनका, गैस के रेट स्टेबिलिटी रहती है इनकी, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ता जरूर है, लेकिन ऐसा नॉर्मल नहीं होता है कि 150-200% बढ़ जाए और 50% बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा बेहतरीन है, लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, एक्सपेंड करते हैं। मैंने अगर यहाँ अपना ऑफिस अभी खोला है, मैंने क्यों खोला? मैंने यहाँ से काम करने के लिए किया, मैंने यहाँ पर मैं 3 हफ्ते से बैठा हूँ, 1 महीने बाद वापस आऊंगा मैं तकरीबन, लेकिन इसलिए कि यहाँ मुझे ज्यादा मौके मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू तो पाकिस्तान। आप ये समझते हैं कि वहाँ एतमाद साजी जो हम अक्सर यहाँ पे भी सुनते हैं कि एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल होना चाहिए आपका, किसी भी मुल्क का जो होता है तो ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट आती है ना? देखिए यहाँ बिल्कुल, यहाँ ना सिर्फ के इन्वेस्टमेंट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, बिजनेस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है जी। आप यकीन जाने कि आपको फर्क फील होगा, हम तो फर्क फील करते हैं जब यहाँ आते हैं तो, और बिजनेस में से मिलते हैं तो। पाकिस्तान में डर खौफ रहता है, पाकिस्तान में देखिए 27 अदारे आपके फैक्ट्री के बाहर खड़े होते हैं रिश्वत लेने के लिए, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, मादर पितर आजाद है वो लोग। यहाँ पर ये सिलसिला नहीं है ऐसा, इसमें कुछ अपनी शफाफियत एक बहुत बड़ा चैलेंज है खुद पाकिस्तान के लिए, और इसको ज़ाहिर आपने बनाना के काम करते हैं। जी जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फारूक भाई, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, और आप बांग्लादेश से हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम तो हमें नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दूसरे प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे, और आप फ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।